सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को यह हक हासिल है कि वो 9 महीने के अंदर अंदर वो फैसला लिख सकते हैं। ओके। तो इसलिए इसमें कोई बात नहीं है और वो छुट्टियां हो गई हैं, फैसला आपके सामने मौजूद है। फैसले की सिर्फ रीजंस लेनी है, चीज़ें हमारे दरमियान फाइनल हैं, लेकिन सिर्फ ये चीज़ें चेक हो रही हैं कि हमने फाइनल हमारी लीडरशिप बैठेगी और वो डिसाइड करेगी कि कौन सी तारीख को कौन सा फैसला होना है और कौन सी तारीख पे कौन से फैसले पे अमल दरामद होना है। नहीं, बिल्कुल हम खुल के सामने आ रहे हैं। जो अवामी मसाइल हैं, हमसे ज़्यादा कौन अवाम के मसाइल को समझता है। आज पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन किस्म की इन्फ्लेशन है, बदतरीन किस्म की महंगाई है, आधी से ज़्यादा आबादी सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। हमारे साथ मौजूद है PTI के सीनियर रहनुमा हैं शुएब शहीन साहब। बहुत शुक्रिया शुएब साहब ने वक्त दिया। अभी सबसे पहले कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर किया जाने वाला इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ये गैर कानूनी कैसे है? क्योंकि वज़ीर कानून साहब आज़म नज़ीर तलहट साहब भी कहते हैं कि ये कानून के मुताबिक है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये गैर कानूनी। जी, मैं ये समझता हूँ कि देखें, जो पहला इतराज़ इन्होंने लगाया है कि हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, दैट इज़ ए रॉन्ग स्टेटमेंट। हम तो ज़ाहिर हिस्सा भी लिया, हमने नॉमिनेशन फॉर्म भी PTI की तरफ से जमा कराया। इस दौरान हमसे बल्ले का निशान छीन लिया गया और इलेक्शन कमीशन के आर्डर को पेशावर हाई कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइसा साहब की सरबराही में बेंच ने हमारे उस इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया जी। और जो आज फैसला आया है यानी 12 जुलाई को, उसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले को मिस इंटरप्रेट किया। जब फैसला ही मिस इंटरप्रेट हुआ और हम थे ही PTI के और उन्होंने कहा जी मैक्सिमम ये कर सकते थे कि निशान ना देते, लेकिन आप PTI को कैसे रोक सकते थे? एक एनलिस्टेड और रजिस्टर्ड पार्टी है कि वो पार्टिसिपेट ना करे। लिहाजा हमने पार्टिसिपेट किया और उस पार्टिसिपेशन के नतीजे में हम लोग जीते। और ये अलग बात है कि हमारे बहुत सारे जो जीते हुए लोग थे उनको फॉर्म 47 में हरा दिया गया। सही। तो लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो तो टोटल उसके बरअक्स है। जो ये रीजंस दे रहे हैं कि जी एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, हमको बेवकूफ़ थे कि हम इलेक्शन ना लड़ते। क्या हमने इलेक्शन से अपने आप को खुद इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया? भाई वो तो इलेक्शन कमीशन ने हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन शेख साहब ये मौके भी तो अपनाया जा रहा है ना सर, करके कहा ये जा रहा है कि ये इस चीज़ की तो डिमांड ही नहीं की गई थी कि जो है वो हम लोग PTI के मेंबर हैं या PTI को बतौर पार्टी बतौर जमात बहाल होना चाहिए। मेन जो मेजर फरीक़ैन थे इस मामले में वो तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। लॉ को या आइन को उसको इबहम पैदा करने और PTI को जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इवन फ्रॉड धांधली और इलेक्शन की जो रिगिंग आपके सामने आई है उसके बावजूद उनको एक अनडेमोक्रेटिक तरीके से महरूम करने के लिए और उन सीटों पर कब्जा बरकरार रखने के लिए ये इन्होंने कानून साजी की है जो कि गैर आइनी भी है और उसके साथ साथ सबसे बढ़कर ये है कि ये अनडेमोक्रेटिक है, गैर अखलाकी भी है। क्योंकि जिसको जो सीटें मिलनी चाहिए वो प्रोपोर्शनेट शेयर के हिसाब से मिलनी है, मुतनासिब नुमाइंदगी के कानून के मुताबिक। यानी जनरल सीटों में जिस पार्टी ने जितनी सीटें हासिल की हैं उसी तनासब के हिसाब से उनको वो सीटें मिलेंगी कि किस तरीके से उनको ख़वातीन की नुमाइंदगी और मिनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी मिलनी है। इन लोगों ने अपना शेयर लेने के बाद फिर एक फरमाइशी एप्लीकेशन डाल दी इलेक्शन कमीशन ने और उन्होंने उसको खैरात समझ के और तोहफा समझ के उनको वो सीटें भी दे दी। अब देखें, सुप्रीम कोर्ट ने एक सब्सटेंशियल जस्टिस करना होता है, इंसाफ देना होता है और वो उन्होंने इंसाफ किया। अब ये जो बैकडेटेड इसका इतलाक इस कानून का करने जा रहे हैं, इसमें ना सिर्फ बदनीयती है बल्कि ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ है जो कि गैर आइनी है और उसके साथ साथ इसका इतलाक करके जिसका हक है उसको महरूम करके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फ्रस्ट्रेट करना मकसद है। तो ये किसी सूरत सस्टेन नहीं रह सकता। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को मुख्तसर फैसला सुनाया था और अगर हम बात करें आज तक तो तकरीबन 27 रोज़ गुजर गए हैं। ये फ़ैसला जो था ये मतलब इसकी तफसीलात क्यों नहीं सामने आ सकें? मुख्तसर ही है और अगर हम बात करें अक्सरियती फ़ैसले की तो इसकी तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई। इसकी क्या वजह है?
देखिए, तफसीलात सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे देती है तो उनकी तफसीलात जारी करना ये सुप्रीम कोर्ट का बुनियादी हक है। और वो छुट्टियां हो गई हैं और वो ये पहली दफ़ा नहीं है कि अभी 2 हफ्ते हुए हैं या 3 हफ्ते हुए हैं कि जी अभी तक तफसीलात नहीं आई। हर जज ने अपना अपना फैसला लिखना होता है, एडिशनल नोट्स लिखने होते हैं और या उनके साथ एग्री करना होता है या डिसएग्री करना होता है। मेजॉरिटी जजमेंट आ चुकी है 8 जज की, वो उनके साथ एग्री करके भी हर जज ने अपना नोट लिख सकते हैं, एडिशनल नोट। तो 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, चीफ जस्टिस और जमाल मुदख्खिल साहब ने अपना नोट लिखना है और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपना नोट लिखना है। फिर जो 2 अक़लियती जजेस थे उनका फैसला या उनकी ओपिनियन, फैसला तो वो नहीं होता, ओपिनियन होती है, वो पहले शाये कर दिया गया। फाइनल फैसला बाकी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का आया ही नहीं है। तो लिहाजा ये कोई इशू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को यह हक हासिल है कि वो 9 महीने के अंदर अंदर वो फैसला लिख सकते हैं। तो इसलिए इसमें कोई बात नहीं है और वो छुट्टियां हो गई हैं, फैसला आपके सामने मौजूद है। फैसले की सिर्फ रीजंस देनी है तो वो रीजंस आ जाएंगे अपने ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में। महीना लगता है या 2 महीने लगते हैं, उससे फर्क तो कोई नहीं पड़ता। क्या फैसला तो तब्दील नहीं हो गया, ना ही फैसला तब्दील होना है, फैसला तो वही रहना है। तो लिहाजा वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है शुएब साहब, जैसा कि पीटीआई ये मौक़िफ़ अपनाए हुए है कि जी ये गैर कानूनी बिल है, लेकिन कानून साजी तो जो इस्तेहकाक है, ये जो हक है वो मेंबर पार्लियामान का ही है और पार्लियामेंट में ही ये बिल पेश किया गया, दोनों हाउसेज से मंजूर भी करवा लिया गया। अब सदर के दस्तखत होंगे तो ये कानून का हिस्सा बन जाएगा। सर, एक तो ये कि इसमें गैर कानूनी क्या है, एक तो ये पहलू, और दूसरा ये कि आप खुद कानून के तालिब इल्म है, कानून से आपका ताल्लुक है, तो रेट्रोस्पेक्टिवली क्या ये बिल का इतलाक हो सकता है? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि अगर एक है अख्तियार, तो कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट का हक हासिल है, उनके पास अख्तियार है कि वो कानून साजी कर सकते हैं। मसलन मेरा गार्ड बाहर खड़ा हुआ है, उसके पास गोली है, वो किसी को भी मार सकता है, लेकिन वो हर किसी को तो नहीं मारेगा ना, वो सेल्फ डिफेंस में मारेगा। लेकिन इसी तरह पार्लियामेंट को रबर स्टैंप तो नहीं बनाया जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलीफाई कर दे। दूसरी बात, इसका रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिस कानून के तहत या जिस आइन की प्रोविजन के तहत एक पॉलिटिकल पार्टी को या जिस पॉलिटिकल पार्टी को उसका हक मिल जाए या राइट एक्रू हो जाए, उसको आप बैकडेटेड, उसको आप डिप्राइव कर देंगे, तो ये कानून की दुनिया में ये एक बहुत बुरी मिसाल समझी जाती है। और तीसरी बात, ये पर्सन स्पेसिफिक है, यानी एक पार्टी को नुकसान पहुंचाने और अपने आप को फायदा पहुंचाने की नीयत से ऐसा बनाया गया है, तो ये नहीं हो सकता है ऐसा कानून। और इसी तरीके से इसके अंदर आर्टिकल 51 की तशरीह की गई है। इन्होंने कानून साजी के जरिए आर्टिकल 51 की तशरीह को ख़त्म करने की कोशिश की है, जो कि नहीं हो सकता। इसी तरह ये जो इनका ये कानून साजी है, ये लैक ऑफ बोनाफाइडी है इसके अंदर, यानी नेक नियति नज़र नहीं आ रही। और इस तरह के जो लॉज बनते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट को हक हासिल है, उनको वो अल्ट्रा वारिस डिक्लेयर कर दे और उनको गैर आइनी डिक्लेयर करके उनको सेटिसाइड कर दे। तो ये बहुत चंद एक हैं रीजंस, जिसको बुनियाद बना करके मैं ये समझता हूँ कि ये लॉ जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है शुएब साहब, अब पीटीआई कब ये चैलेंज करेगी? अगर फिलहाल सूरत हाल हम देख रहे हैं, इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके मखसूस नशिस्तों का जो मामला है पीटीआई के लिए मुश्किल बना दिया गया हुकूमत की जानिब से, तो इसको चैलेंज कब किया जाएगा अगर आपको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो? जी, चैलेंज जो ही आज एक्ट बन जाएगा तो उम्मीद है कि हम कल चैलेंज कर देंगे, अगर कल बन गया तो परसों कर देंगे। तो लेकिन जो ही ये नोटिफाई होगा तो हम इमीडिएटली हम इंशाल्लाह तैयार हैं, इसको फौरी तौर पर चैलेंज करेंगे और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देगी। ठीक है जी। अब सर एक और मामला है शुएब साहब, अब खबरें ये आ रही हैं कि पीटीआई पावर शो करने जा रही है और सवाबी में जलसा किया, नो डाउट एक बड़ा क्राउड पुल किया है पीटीआई ने वहाँ पर। इसकी क्या हिकमत अमली है अभी जमात की जानिब से? जी, इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में जलसे करेंगे और हमने उसके लिए अब इसके फ़ौरन बाद इस्लामाबाद में रखना है। इस्लामाबाद में हमें 22 अगस्त की तारीख दी हुई है। अब हमारी लीडरशिप बैठ के फैसला करेगी कि हमें कौन सी डेट फाइनल काबिल कबूल है। तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बहुत बड़ा इस्लामाबाद की तारीख का बड़ा जलसा होगा। सवाबी में भी जितने लोग अंदर थे, यानी बहुत बड़ा ह्यूज क्राउड था, उससे डबल की तादाद में लोग बाहर थे, क्योंकि ट्रैफिक जाम हो गई। इवन मोटरवे पे 5-6 किलोमीटर दूर तक वो जो है इंटरचेंज बंद हो गया।
इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, इतना ज़्यादा लोग थे, 8-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर लोग पैदल चल के वहाँ तक पहुँचे। सही। तो इतना बड़ा क्राउड मैं समझता हूँ इमरान खान के बगैर इतना बड़ा जलसा होना ये पाकिस्तान की तारीख का उस लिहाज से सबसे बड़ा जलसा था। इंशाल्लाह हम आगे इस्लामाबाद में करने जा रहे हैं। 22 तारीख की हमें परमिशन अदालत ने और डीसी ने दे रखी है 22 अगस्त की। हम इसमें देख रहे हैं कि क्या हमें वही डेट सूट करती है या हम कुछ चेंज कराएं, तो उसकी रोशनी में हम अभी फैसला करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा और इसी तरह पूरे पंजाब में जलसे। ठीक, शुएब साहब, हमाद अजहर साहब ने कहा है कि अगर हमें इजाज़त ना मिली जलसा करने की तो ये तहरीक जो है ये लॉन्ग मार्च में तब्दील कर देंगे। जबकि एक निजी टीवी में असद कैसर साहब ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि हमाद साहब की ये अपनी बात है, अभी तक ऐसी बात कोई सामने नहीं आई। तो क्या टॉप लीडरशिप पीटीआई की अभी तक क्लियर नहीं है चीज़ों को लेके? देखिए, एक उन्होंने स्पीच की है और मैं ये समझता हूँ कि ठीक बात की है कि बिलाखिर तो यही एक फाइनल एक चीज़ है कि आपको बिलाखिर तो फैसला तो ज़ाहिर लीडरशिप ने ही फाइनल करना है। तो ये नहीं हो सकता कि हमारे दरमियान चीज़ें फाइनल नहीं हैं। चीज़ें हमारे दरमियान फाइनल हैं, लेकिन सिर्फ ये चीज़ें चेक हो रही हैं कि हमने फाइनल हमारी लीडरशिप बैठेगी और वो डिसाइड करेगी कि कौन सी तारीख को कौन सा फैसला होना है और कौन सी तारीख पे कौन से फैसले पे अमल दरामद होना है। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान को रिलीज कराने के लिए जो भी हमारे पास एवेन्यूज अवेलेबल हैं हम उसकी रोशनी में इंशाल्लाह फैसला करेंगे। तो शुएब साहब, क्या ये भी हिकमत अमली है बाकायदा तौर पर, जहाँ एक जानिब ये बयानात आते हैं बानी पीटीआई के खुद के वो 9 मई के वाक़े पर माफ़ी तलाफ़ी भी उनकी जानिब से हो गई कि जी ठीक है पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई थी, और दूसरा ये बयानात भी सामने आए कि जी अब मुख्तदर हलकों से बात हो सकती है, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो तय किए जाएं और बैठ कर इन पर बात हो। और दूसरी जानिब भरपूर जो है वो तकारीर की जा रही हैं। अली गंडापुर साहब जिस तरह उस दिन पुरजोश नज़र आए कि जी दमादम मस्त कलंदर होगा, तो ये दोनों पॉलिसीज अब साथ साथ चलेंगी? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमने तो हमेशा पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दी है और पुरअमन रहे हैं और आइंदा भी हमने पुरअमन तरीके से आगे चलने का इरादा भी है और हमने आगे प्रोसीडिंग भी करनी है। लेकिन जिस अंदाज से गवर्नमेंट हमें बिहेव कर रही है, जिस अंदाज से एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रखी हैं, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन बाकी नहीं रहा कि हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे। इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि ये पुरअमन तरीके से चीज़ें सेटल हो जाएं, अदालत के फैसलों पे अमल दरामद हो जाए और आइंदा के लिए इस तरीके की हरकतें ये ना करें। लेकिन अगर इन्होंने की तो हमारे पास ऑप्शन सारे बाकी हैं और हम उसके ऊपर इंशाल्लाह अमल दरामद करेंगे। शुएब साहब, कल एक और खबर थी, असद उमर साहब की तबीयत जो थी वो नासाज हुई, एक अदालत में वो पेश हुए थे। इस हवाले से कोई इत्तलात हैं आपके पास? पीटीआई की किसी क़यादत की जानिब से रब्ता किया गया? कि वो आर्जी तौर पर वो दाखिल हुए थे, उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन अब वो ठीक हैं और वो डिस्चार्ज हो गए हॉस्पिटल से। आई थिंक वो घर चले गए। शुएब साहब, एक और मामला इतलात के सामने आ रही है कि माली बहरान के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की तनख्वाहों, अलाउंसेज और मरात में इजाफा कर दिया गया है। तो केपी हुकूमत वज़रा के मरात में इजाफे की मेन वजह क्या है, आप क्या समझते हैं? और दूसरा, पीटीआई अपोजिशन के तौर पर सामने क्यों नहीं आ रही, आवाम के हक पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? क्योंकि जिस तरह से बिजली बिलों की सूरत हाल है, महंगाई जो है वो सर पर आसमान को छू रही है, तो पीटीआई अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ लेकर अपोजिशन के तौर पर क्यों अभी तक सामने नहीं आई? नहीं, बिल्कुल हम खुल के सामने आ रहे हैं। जो अवामी मसाइल हैं, हमसे ज़्यादा कौन अवाम के मसाइल को समझता है। आज पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन किस्म की इन्फ्लेशन है, बदतरीन किस्म की महंगाई है, आधी से ज़्यादा आबादी सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है और जो सिचुएशन है, इन कठपुतलियों ने जो इस मुल्क को सिचुएशन में धकेल दिया है पिछले 2-2.5 सालों में, वो सब आपके सामने है। जिस तरह रेट्स बढ़े हैं, जिस तरह पेट्रोल का रेट है, डॉलर का रेट बढ़ा है और इस तरह की आप फूड आइटम्स देख लें या बाकी कोई मामलात हैं, सबसे ज़्यादा हम आवाज़ उठा रहे हैं। और ये भी इमरान खान की रिहाई और महंगाई के ख़िलाफ़ ही हमारा ये जलसा था और आगे भी जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम अवाम हैं, क्योंकि 85 से 80%, 90% अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है और पीटीआई के साथ खड़ी है।
हमें ही लोगों के मसाइल का पता है। तो इंशाल्लाह ताला हम लोगों के मसाइल के हल के लिए बेस्ट एफर्ट्स करेंगे। बाकी केपी की गवर्नमेंट के हवाले से मेरे नॉलेज में नहीं है, ज़ाहिर है उनका जो नुमाइंदा है या उनका जो स्पोक्स पर्सन है वो इसके बारे में बता सकता है। मेरा ख्याल तो यही है कि इस तरह की तनख्वाहें और मराहत नहीं बढ़ने चाहिए, और जो आज की सिचुएशन है इस तरह तो मतलब है कि कोई लोगों का एक ट्रस्ट जो होता है वो ये होता है कि आप आवाम के लिए कुछ करें। बाकी मेरे नॉलेज में नहीं है कि उन्होंने अगर कोई ऐसी रीजंस हैं, मसलन कोई घर को आपने किसी को देना है और घर के रेट्स बढ़ गए हैं, किराए के अगर आपने उस हद तक को बढ़ाया है और वो मजबूरी की हालत में बढ़ाया है, तो ज़ाहिर है आपने अपने नुमाइंदों को इस हद तक फैसिलिटेट करना होता है। तो इफ़ दैट इज़ द थिंग तो अलग बात है, वरना आपने देखा है पंजाब गवर्नमेंट ने जिस तरह हो रहा है, 12-12 करोड़ 20-20 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे हैं, डीसी को 2.5 करोड़ की गाड़ियाँ दी जा रही हैं। ये बहरहाल वहाँ केपी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका शुएब शाहीन साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और मुल्की सियासी हालात से मुतल्लिक और बिलखसूस PTI का इन हालात को लेकर क्या मौक़िफ़ है उस हवाले से बात कर रहे थे जी।